हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। इससे पहले हमने देखा था जो हमारी जितनी भी चीजें थी उनको हमने ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू देखा था, सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू देखा था, और मैंने आपको बताया था जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस भी पढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस भी पढ़ेंगे। तो अब जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टाइम डोमेन के बारे में या टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसके जस्ट बाद आएगा। जब मैं बात करता हूं टाइम रेस्पॉन्स की, तो इसका जो प्रॉपर मीनिंग है ये कहलाता है कि अगर आपने किसी सिस्टम के अंदर इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल मानिए कि ये इनपुट है आपका, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर, और सिस्टम क्या होगा, बेसिकली आपका कंट्रोल सिस्टम होगा। उसके अंदर जब आपने इनपुट दिया तो आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। इसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जब मैंने इनपुट दिया और जब मुझे आउटपुट मिला। अब बात यह होती है कि इनपुट से लेकर के आउटपुट तक पहुंचने में आपका सिस्टम कितना टाइम यूज कर रहा है, या मैं ऐसा बोल दूं कि आपका सिस्टम आउटपुट देने में कितना टाइम रेस्पॉन्स यूज कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं उस चीज का एनालिसिस करूं तो मैं बोलूंगा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि आपने घर के अंदर आपने स्विच ऑन किया और लाइट ऑन हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी आप स्विच ऑन करेंगे और लाइट ऑन होगी तो उसके बीच में कुछ एक टाइम मतलब का डिले होगा। वो डिले इतना कम होता है कि हमें नहीं पता चलता, हम तो ऑन करते हैं और जस्ट वो ऑन हो जाता है। लेकिन अगर उसको बहुत छोटे से पार्ट को अगर मैं बहुत जूम करके देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि उसमें कितना टाइम लगा है और किस तरीके से लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का मतलब होता है जब आप किसी भी सिस्टम से इनपुट देते हैं और उसको आउटपुट तक पहुंचाते हैं तो उसको रेस्पॉन्स होने में या आउटपुट आने में कितनी देरी लगती है, उसको आप बोलते हैं टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन अगर मैं इसकी बात करूं या ऐसा बोल दूं कि दूसरे वर्ड्स में हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी सिस्टम अगर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है तो बोला उसको कहा जाएगा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है, टाइम रेस्पॉन्स उसे बोला जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स और टाइम रेस्पॉन्स के बारे में मैंने आपको बोला, तो उसमें हम इसको टाइम रेस्पॉन्स से कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि ये जो टाइम रेस्पॉन्स है इसको हम कितने पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम रेस्पॉन्स आपका दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। एनालिसिस वर्ड मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एनालिसिस मैं करने वाला हूं। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्टेडी, STADY, स्टेडी स्टेट एनालिसिस। यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर थिंग का या जो भी सिस्टम है उसका एनालिसिस कर रहा हूं। अब बात आती है कि जब मैंने टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये दो पार्ट है क्या। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और आपका ध्यान पढ़ाई के ऊपर नहीं है, आप कहीं भी ध्यान लगा के रखे हुए हैं, चाहे आप मोबाइल में यूज मतलब मोबाइल यूज कर रहे हैं या आप इधर उधर कहीं देख रहे हैं। बेसिकली टीचर की तरफ आपका ध्यान नहीं है या पर्टिकुलर टाइम पे टीचर अभी क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ है, किसी और अदर एक्टिविटी के अंदर है। जैसे ही टीचर क्लास के अंदर एंटर करता है, टीचर एकदम से एंटर हुआ तो एकदम से आपका माइंड क्या होगा, टीचर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा कि भाई अब टीचर आ गए हैं तो अब हमारे को प्रॉपर कंडीशन में बैठ जाना है। सपोज कीजिए टीचर ने आते के साथ ही आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया, तो उस टाइम पे आपका दिमाग उस क्वेश्चन को सुन रहा होगा लेकिन वो इतनी जल्दी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि वो पीछे वाली चीजें भी वहां पर अभी उससे अवे होने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जो रेस्पॉन्स होगा, वो जो टाइम होगा कि आपका माइंड अब टीचर को प्रॉपरली सुन पा रहा है, तो उसके बीच में जो समय होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, ये ट्रांजिएंट टाइम कहलाएगा। और थोड़े समय के बाद, थोड़ा समय मतलब वो सेकंड्स में भी हो सकता है, सेकंड से कम लाइक नैनो सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आपका माइंड स्टेबल होगा और अब आप टीचर की पूरी बात सुन सकते हैं, या फिर मैं बोलूं कि अब आप उसको रेस्पॉन्स कर सकते हैं या जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है उसका आंसर आप दे सकते हैं, तब आपका माइंड क्या होगा, स्टडी स्टेट के अंदर आ चुका होगा कि अब आप उसको प्रॉपर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट क्या होता है, तो मैं इसको एक ग्राफ से डिफाइन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो ये मेरा एक्स एक्सिस है इसके ऊपर तो मैं ले लेता हूं टाइम, ठीक है, और ये मेरा हो गया जीरो एक्सिस और यहां पर हो गया मेरा आउटपुट। आउटपुट को मैं CT से डिफाइन करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक कर्व वाली लाइन लेकर के चलता हूं और थोड़े समय के बाद मैं इसको ऐसे स्ट्रेट कर देता हूं। तो ये लाइन यहां पर आपका इनपुट दे रही है और इस तरीके से यहां तक चलती है। तो यहां से लेकर के यहां तक
जब आपकी लाइन जो भी आपका रेस्पॉन्स है वो क्या कर रहा है, एक कर्व की फॉर्म में बढ़ रहा है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यहां पर आपका होता है ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस, या मैं बोल सकता हूं ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, एनालिसिस अभी हम करेंगे इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, अदरवाइज ट्रांजिएंट स्टेट। इसके बाद जब मैं यहां आता हूं, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ये जो पॉइंट है जब आपका सिस्टम एकदम प्रॉपर कंडीशन पे आ गया, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट आपने समझाया, ठीक है, समझ तो आया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि सपोज आपने बटन ऑन किया घर के अंदर किसी भी चीज का, फैन का, लाइट का, किसी भी चीज का, XYZ। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वहां पर आपको छोटा सा स्पार्क दिखाई देता है और उसके बाद वो चीज चालू हो जाती है। तो होता क्या है, जब भी आप स्विच ऑन करेंगे, तो मैं यहां पर उसको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, तो एकदम से करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई जाएगा और फिर धीरे से थोड़ी समय के बाद वो करंट क्या हो जाएगा, एकदम स्टेबल हो जाएगा और आपकी चीज भी प्रॉपर चलने लग जाएगी। जैसे आप एकदम से कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो उसको एकदम से क्या लगता है, झटका लगता है, सडन शॉक लगता है। सडन शॉक लगने की वजह से वो क्या है, ये जो समय है जहां पर उसको बेसिकली झटका लग रहा है, ये ट्रांजिएंट स्टेट कहलाती है। और थोड़े समय के बाद जब वो प्रॉपर कंडीशन पे चलने लग जाता है, ये स्टेडी स्टेट कहलाता है। अब बात करते हैं वापस ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट की। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका, जो मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया था, जो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस है, उसमें फर्स्ट पॉइंट था आपका ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है कि ये जो आपका सिस्टम है उसमें आपको सिस्टम के रूप के बारे में बताता है। ठीक है, सिस्टम के नेचर के बारे में बताता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट दिया, ठीक है, ये आपने इनपुट दिया किसी भी सिस्टम के अंदर, यहां पर सिस्टम लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम या कुछ भी, यहां पर आपने इनपुट दिया तो आउटपुट भी तो कुछ आएगा। तो लेकिन आउटपुट की नेचर क्या है, आउटपुट का उसकी शेप क्या है, उसको कौन डिफाइन करता है, दैट इज डिनोटेड बाय ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। मतलब ट्रांजिएंट समय में डिसाइड होता है कि इसकी शेप क्या आएगी। इसके लिए एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि सपोज मैंने किसी सिस्टम के इनपुट के अंदर साइनोसोडल वेव दी, ठीक है, आउटपुट के अंदर उसमें क्या आने वाली है, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल वेव आने वाली है, ट्रायंगुलर वेव आने वाली है, किसी भी तरीके की फॉर एग्जाम्पल एक वेव आने वाली है। तो वो जो वेव आई, उसकी जो शेप है, उसका जो नेचर है, वो किससे डिसाइड होगा, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस से डिसाइड होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्टडी स्टेट एनालिसिस की, जो सेकंड पार्ट है आपका स्टडी स्टेट एनालिसिस, ये स्टडी स्टेट एनालिसिस बताता है कि आपका जो भी आउटपुट आया, जैसे मैंने यहां पर इनपुट दिया था सिस्टम के अंदर, ठीक है, इनपुट किस में दिया मैंने, सिस्टम में, सिस्टम के अंदर जो भी वर्किंग होनी थी वो हो गई। उसके बाद मुझे क्या मिला, आउटपुट। आउटपुट की शेप अब डिफाइंड है कि मैंने यहां पर भाई साहब साइनोसोडल इनपुट दिया था और मुझे ट्रायंगुलर आउटपुट मिलने वाला है। तो इस ट्रायंगुलर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डिसाइड करता है स्टडी स्टेट एनालिसिस। मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है कि अगर मैंने सपोज कीजिए मैंने इस तरीके का एक सिग्नल दिया था जिसकी मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट हो गई यहां पर प्लस में नेगेटिव में, सपोज कीजिए ये 10 थी, कोई भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो यहां पर जो ये ट्रायंगुलर वेव निकलेगी, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो डिसाइडेड होगी आपके स्टडी स्टेट एनालिसिस के द्वारा। अब ये हो सकती है 10 हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है कि ये थोड़ा छोटा हो, ठीक है, 10 की जगह कितना हो जाए, 5 हो जाए, और हो सकता है ये 15 हो जाए या 20 हो जाए या 25 हो जाए। तो इस तरीके से जो भी आपका मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है पर्टिकुलर सिस्टम में या सिग्नल में, वो कौन डिसाइड करता है, किसके द्वारा डिसाइड होता है, स्टडी स्टेट एनालिसिस के द्वारा डिसाइड होता है। अब बात करते हैं जो मैंने ये डायग्राम बनाया था इसके बारे में कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहां पर मैंने देखा कि मैंने इस ग्राफ को बनाया था टाइम और उसके आउटपुट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो टाइम यहां था, आउटपुट था मेरा CT। तो CT को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, यहां कर देता हूं, तो CT शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CT ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस है ना, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। तो मैंने यहां पर ले लिया CTR किसके अंदर, T के अंदर। T मतलब वही टाइम, TR किससे डिनोट कर रहा है, ट्रांजिएंट से डिनोट कर रहा है। लेकिन ये खत्म थोड़ी हुआ है, ये तो अभी यहां तक हुआ, उसके बाद भी तो है। तो इसको मैं बोल सकता हूं प्लस C स्टडी स्टेट SS एंड T। तो ये हो गया आपका जो आउटपुट आपने यूज किया है, उसके अंदर दो पार्ट हो गए, एक तो ट्रांजिएंट पार्ट हो गया और एक उसका स्टडी स्टेट पार्ट हो गया। तो ये होता है एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल नहीं, ये होता है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। जब भी आप किसी सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, पहला ट्रांजिएंट और दूसरा स्टडी स्टेट। इसको कैसे समझते हैं, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। ये मानिए कि मैंने एक सिस्टम का आउटपुट इस तरीके से लिख दिया 15 + 10 e⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
5, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब बात ये होती है जब भी आप ट्रांजिएंट की बात करते हैं तो ट्रांजिएंट के लिए ये बोला जाता है कि जब आपका टाइम को समझाने के लिए मैं वापस ग्राफ पे चलता हूं, जब भी आपका टाइम क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ये टाइम क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अभी थोड़ा सा टाइम था तो मुझे समझ में आ रहा है, जब ये इंफिनिटी हो जाएगा मतलब अनंत तक चला जाएगा तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मेट से भी दिखा सकता हूं। कैसे? मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाने के लिए मैं बोल सकता हूं, मैंने ट्रांजिएंट को किस तरीके से डिफाइन किया था, इस तरीके से डिफाइन किया था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सी टी आर ऑफ टी शुड बी इक्वल्स टू 0 व्हेन लिमिट क्या लगी हो, टी इज टेंड्स टू इंफिनिटी। जब मेरा टाइम इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, जब मेरा टाइम इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तो मेरा ट्रांजिएंट का जो रेस्पॉन्स होगा, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस का, वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर बहुत लंबा टाइम चला गया, मैं इस सिस्टम को जूम कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं, अभी तो ये लाइन इतनी बड़ी दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे जूम होता जाएगा ये लाइन एकदम ऐसे हो जाएगी, एकदम ऐसे चली जाएगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है ही नहीं। तो इस तरीके से मैं यहां पर अब डिफाइन करता हूं इस एग्जांपल के थ्रू कि कैसे पता चला इसमें ट्रांजिएंट स्टेट क्या है और आपकी क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट क्या है। ट्रांजिएंट स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हमने पढ़ रखा है ई रेज टू द पावर माइनस टी होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ई रेज टू द पावर टी यहां पर कहां है, ये इससे डिनोट कर रही है। अब मैंने आपको बोला ट्रांजिएंट स्टेट का जो मैक्सिमम या आइडियल जो पॉइंट होता है वो होता है जब आपका टी क्या हो जाए, इंफिनिटी पे पहुंच जाए। तो मैं ये बोल सकता हूं ई रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, जब आपका ट्रांजिएंट क्या होगा, आइडियल कंडीशन पे चलेगा। मैंने टी को इंफिनिटी तक पहुंचा दिया और टी ई रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है आपका, जीरो। जैसे ये जीरो हो जाएगा तो आपका रेस्पॉन्स क्या बचेगा, ओनली 15, क्योंकि यहां तो जीरो हो चुका है। तो ये जो 15 आपको निकल करके आया दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। और जो बचा हुआ चीज थी दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर समय के साथ कौन चेंज हुआ, भाई समय के साथ ये चेंज हुआ है, क्योंकि ई रेज टू द पावर माइनस टी थी, टी क्या है, टी टाइम है, टी समय है। जैसे जैसे मैं टी की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा इस पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन इस पूरे फैक्टर की वैल्यू चेंज होने से इस फैक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 15 का 15 ही रहेगा, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो स्टेडी स्टेट एक ऐसा समय होता है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, लेकिन ट्रांजिएंट एक ऐसा समय होता है जो टाइम के साथ वेरी करता है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि आपको स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे वाले चीजों के ऊपर जो इससे रिलेट करती हैं। नेक्स्ट जो आपका हमारा पॉइंट आता है, ये आता है स्टैंडर्ड सिग्नल। स्टैंडर्ड सिग्नल, अब स्टैंडर्ड सिग्नल क्या होते हैं, कभी भी आप सिस्टम के अंदर इनपुट देते हैं, ठीक है, और उसमें आउटपुट निकलता है, तो उसके लिए कुछ इनपुट भी तो देना पड़ेगा। और इनपुट क्या होता है, इनपुट खाना थोड़ी होता है, ये कोई गाड़ी थोड़ी है जिसमें हम पेट्रोल फीड कर देंगे। इनपुट होता है सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। वो सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो सिग्नल होते हैं वो बेसिकली यहां पर 4 ही काउंट करते हैं। तो पहला जो सिग्नल है ये है इंपल्स, IMPULS, इंपल्स सिग्नल, ठीक है। सेकेंड जो सिग्नल मेरा रहेगा दैट इज स्टेप सिग्नल। अभी नाम से समझें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये चीजें क्या होती हैं। और थर्ड वन जो मेरा रहने वाला है इसमें दैट इज रैंप सिग्नल, ठीक है। एक सिग्नल ऐसा होता है जिसको मैं नाम देता हूं रैंप सिग्नल, और एक मेरा होता है पैराबोलिक। क्या होता है, पैराबोलिक। ये जो भी मैं नाम लिख रहा हूं ना, इसी की शेप इसको मिलती है, मतलब पैराबोलिक में पैराबोलिक शेप मिलेगी, रैंप में रैंप की शेप मिलेगी, स्टेप में स्टेप वाली शेप मिलेगी, इंपल्स में इंपल्स वाली शेप मिलेगी। अब पहले आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि ये चीजें हैं क्या। जो इंपल्स सिग्नल है जो मैंने आपको बताया, ये जो होता है ये होता है सडन शॉक के कारण, एकदम से कोई शॉक आ गया उसके कारण ये होता है। सेकेंड जो मेरा स्टेप सिग्नल है, जनरली ये मुझे बताता है पर्टिकुलर सिस्टम की पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं या उसकी पोजीशन क्या है, तो उसको मैं किससे डिफाइन करता हूं, स्टेप सिग्नल से। थर्ड मेरा जो है रैंप, ये बताता है वेलोसिटी, कि आपके सिस्टम की वेलोसिटी क्या चल रही है, ठीक है, या वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है उसको कौन डिफाइन करता है, आपका रैंप सिग्नल। और जो लास्ट वन है पैराबोलिक, ये बताता है एक्सेलरेशन को, किसी भी सिस्टम के एक्सेलरेशन क्या है उसको कौन डिफाइन करेगा, आपका पैराबोलिक सिग्नल। अब इंपल्स क्या होता है, स्टेप क्या होता है, रैंप क्या होता है, पैराबोलिक क्या होता है, ये पढ़ते हैं अब अपन। हमें बस इतना सा समझना था कि ये चीजें किससे डिफाइन होती हैं या क्या चीजें बताती हैं। अब बात ये आती है कि ये सारे के सारे सिग्नल काम कहां आते हैं, ये काम आते हैं टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस निकालने के लिए, ठीक है।
जिसमें जो आपका सबसे पहला वाला सिग्नल है ये बेसिकली सिस्टम की स्टेबिलिटी बताता है कि आपका सिस्टम कितना स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। और बाकी के जो 3 सिग्नल है ये क्या करते हैं, आपकी जो टाइम रेस्पॉन्स है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। हेल्प क्या करते हैं, बेसिकली इनपुट है तो इनपुट यही दिए जाते हैं। तो इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से डिफाइन किए जाएंगे, क्या होते हैं। तो सबसे पहला मैं पॉइंट ले लेता हूं, फर्स्ट वन इज इंपल्स सिग्नल। ठीक है, मैं यहां पर एक लाइन छोड़ रहा हूं, यहां पर एक वर्ड लिखूंगा, उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इंपल्स क्या होता है। इंपल्स सिग्नल वो होता है जैसे आउटपुट, मैं मैथमेटिकल टर्म में चलूंगा अब, है ना, हर चीज मैथमेटिकल फॉर्मेट में बताऊंगा। ये जो सीटी होता है ये क्या होता है, आउटपुट होता है। जो इनपुट होता है इसका मतलब जो इंपल्स सिग्नल का जो इनपुट और आउटपुट निकलेगा उसको मैं सीटी तो जस्ट आउटपुट होता है। वैसे अगर इसके डिनोशन की बात करें किस तरीके से डिनोट करते हैं तो ये है आपका डेल्टा टी। तो मैं यहां पर सीटी की जगह क्या लिख देता हूं कि डेल्टा टी मेरा यहां पर इंपल्स का एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप ये इंपल्स को बोलते क्या हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं इसकी वैल्यू होती है 0 व्हेन t इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब t की वैल्यू 0 नहीं होगी तो आपका डेल्टा t क्या होगा, 0 होगा। और when डेल्टा t इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंफिनिटी when t इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, वही 2 एक्सिस लूंगा, पहले एक्सिस पे बना दूंगा टाइम और दूसरे एक्सिस पे बना दूंगा इसका आउटपुट, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है दैट इज 0,0, मतलब ये क्या है, ओरिजिन है। अब बात आती है कि मैंने बोला कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी जब t इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो t नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगा, इस 0 के जस्ट बाद और इस 0 से जस्ट पहले। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके ऊपर क्या वैल्यू चलने वाली है, यहां से लेकर के यहां तक। देखिए मैंने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि ये तो 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है देखते हैं। जब t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपकी डेल्टा t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है, ऊपर चलेगा। तो ये डेल्टा की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई, इंफिनिटी। ये कहां तक जा रहा है आपका, जहां तक ये सिस्टम चलेगा। तो डेल्टा की वैल्यू आपकी यहां पर इंफिनिटी होने वाली है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इंपल्स सिग्नल होता है वो कुछ इस तरीके का सिग्नल होता है जिसमें आपका जो आउटपुट निकलेगा, अगर t मेरा टाइम 0 है तो वो इंफिनिटी पे आउटपुट रहता है, और अगर टाइम मेरा 0 से आगे है या बढ़ चुका है या पहले है जो भी है तो उसमें जो मेरा सिग्नल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया था सडन शॉक। एकदम से आउटपुट आता है, इंफिनिटी जाता है और एकदम से ही वो 0 हो जाता है। जैसे ही आपका टाइम 0 है तो इंफिनिटी रहता है और 0 के बाद ये क्या करने लग जाता है, आगे चलने लग जाता है। अब चलते हैं, सर आपने ये जो मार्क छोड़ा था, ये जो फिल इन द ब्लैंक छोड़ा था, ये क्यों छोड़ा? इसको मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि इसमें मैं लिखने वाला हूं यूनिट इंपल्स। ठीक है, अब यूनिट इंपल्स क्या होता है? इंपल्स एक सिग्नल है जिसके अंदर मैं यूनिट वैल्यू दे दूं या जिसका आउटपुट सीटी का आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, यूनिट इंपल्स। अब यूनिट इंपल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, सेम वही बनाता हूं, यहां पर टाइम बनाता हूं और यहां पर डेल्टा टी बनाता हूं। सपोज कीजिए ये मैंने आउटपुट लिया, ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ लिया है, ये जिसका इसका आउटपुट कुछ आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैंने सपोज कीजिए कि मैंने ये वाली वैल्यू मैंने ली है ए, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैंने ए ली है तो ये वाली मेरे को वैल्यू लेनी पड़ेगी 1/a। क्यों? इसलिए क्योंकि जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ का क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। तो एरिया क्या होता है, आपकी एरिया की मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। किसी भी एक आप आयत हो गया, वर्ग हो गया, इनका जब एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो वो क्या होता है, यहां पर कितनी वैल्यू है, 1/a मल्टीप्लाइड विद a, तो क्या बच गया, ये 1 यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका 1। तो जब भी मैं बात करता हूं यूनिट इंपल्स की, तो यूनिट इंपल्स का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ग्राफ का एरिया क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। अब एक और चीज मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगी, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जब भी आप लाप्लास वेरिएबल करेंगे डेल्टा टी का, लाप्लास करेंगे डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, यूनिट इंपल्स सिग्नल है, इंपल्स सिग्नल है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा आपके पास, 1 and 1 ओनली। ठीक है, तो आपके पास जो लाप्लास इनपुट आएगा आपके यूनिट इंपल्स सिग्नल का, उसका आंसर हमेशा रहेगा 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि यूनिट इंपल्स सिग्नल की कंडीशन क्या होती है। तो अगर कंडीशन ध्यान रहेगी तो ग्राफ में बहुत इजीली बना सकता हूं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा है यूनिट वर्ड अब मैं हर जगह यूज करूंगा, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट का मतलब है जिसका आंसर यूनिट आने वाला है। सेकंड इज यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिसका आंसर हमेशा क्या रहता है,
1 रहता है। तो मैं बात करता हूं कि यूनिट, अच्छा यूनिट को डिफाइन किससे करते हैं, इसको मैं डिफाइन करता हूं यूटी से। किससे डिफाइन करता हूं, यूटी से। तो मैं बोल सकता हूं कि यूटी की वैल्यू 1 हो जाएगी कब, व्हेन t इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब t की वैल्यू मेरी 0 नहीं है। और ut की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। अब इस ग्राफ को बना करके देखते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर रहेगा t और यहां पर मेरा आने वाला है ut मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल। आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर किसी के सिंबल, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में मैं डायरेक्ट यूज करूंगा डेल्टा यू, रैंप के लिए आर, पैराबोलिक के लिए पी। देखिए रैंप और पैराबोलिक तो आर और पी समझ में आते हैं, लेकिन स्टेप और इंपल्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इंपल्स क्या सडन है तो उसको डेल्टा से डिनोट किया, और जो आप सॉरी स्टेप बोल रहा हूं, इंपल्स जो है वो सडन है, वो किस तरीके से डिफाइन होगा, डेल्टा से डिफाइन होगा। स्टेप जो है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, यू से डिफाइन होगा। अब मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपकी वैल्यू 0 है टी की वैल्यू, तो आपका यूटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब 0 पे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, 0 पे तो 0 ही रहेगा। लेकिन जब t इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जब आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो मतलब यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी, तो हर जगह ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं, मैंने आपको पिछले वाले ग्राफ में भी बताया था इंपल्स के अंदर कि इंपल्स का लाप्लास क्या होता है। तो इस तरीके से मैं स्टेप का भी लाप्लास आपको बताता हूं। तो लाप्लास वेरिएबल जो होगा मेरा, लाप्लास वेरिएबल ऑफ यूनिट सिग्नल, वो मेरा क्या हो जाने वाला है यहां पर 1/s, ठीक है। और अगर मैं इस यूनिट को a से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी तो मेरा यूनिट यूनिट स्टेप सिग्नल चल रहा है, तो यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब 1 होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको किसी भी a वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा जो लाप्लास वेरिएबल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a/s। तो आपको ये दो चीजें और यहां पर ध्यान रखनी है। वापस से अपन रिवाइज कर सकते हैं। इंपल्स का लाप्लास क्या होगा, 1। यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या होगा, 1/s। सिमिलरली थर्ड पे चलते हैं अपन। थर्ड मेरा जो पार्ट आता है दैट इज यूनिट रैंप सिग्नल, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने, यूनिट रैंप सिग्नल। यूनिट का मतलब वही है, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सिंगल 1 आना चाहिए, तो इसको यूनिट बना देंगे। यूनिट वर्ड हटाओगे तो बस आउटपुट 1 नहीं आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको किससे डिफाइन करते हैं हम, आरटी से। आर मतलब रैंप। अब आरटी को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, आरटी की वैल्यू आपकी हो जानी चाहिए टी, ठीक है। क्या वैल्यू हो जानी चाहिए, टी, व्हेन टी शुड नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आरटी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी आपकी 0 व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने की या समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। तो यहां पर मैंने ले लिया टाइम, ठीक है, ये टाइम डोमेन में है, और यहां पर मैंने ले लिया इसका आउटपुट आर टी। अब मैंने आपको बोला जब t की वैल्यू 0 नहीं है, तो t की वैल्यू 0 कब नहीं है, इस 0 से आगे। ये तो 0 था ना, यहां पर तो t की वैल्यू 0 थी इस पॉइंट पर, t की वैल्यू 0 क्या नहीं है, यहां पर नहीं है। तो यहां पर इसकी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, t। और t कैसे बनता है, t बनता है जब मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये रैंप क्या है। रैंप क्या होता है, ऐसे ही तो होता है घरों के अंदर जब गाड़ी चढ़ाते हैं तो एक रैंप बना हुआ होता है ना, एक कार या बाइक चढ़ाने वाली चीज बनी होती है, उसी को ही तो रैंप बोलते हैं। तो ये यहां पर एक रैंप सिग्नल है, जिसका इसकी वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन की मतलब इस लाइन की वैल्यू क्या है, टी, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको बोला कि t जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो t 0 पे ये वैल्यू 0 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बात करते हैं लाप्लास वेरिएबल की, जैसे लाप्लास हमने सब में पढ़े हैं, इसमें ही पढ़ते हैं। लाप्लास वेरिएबल ऑफ रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल का जो लाप्लास वेरिएबल हो जाएगा दैट इज 1/s स्क्वायर। सिमिलरली जैसे मैंने उसमें इससे पहले वाले स्टेप में आपको बोला था कि अगर a वेरिएबल से मैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दूं, a वहां पर भी मैंने मल्टीप्लाई किया था, यहां पर भी कर रहा हूं, तो क्या आपका लाप्लास हो जाएगा a/s स्क्वायर। ये दो चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं हर बार, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। हमारा कंट्रोल में मोटिव ये नहीं है कि हम लाप्लास को पढ़ें, लाप्लास आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। कंट्रोल के अंदर हम पढ़ना चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है। तो मैं यहां पर आपको इसलिए जो बेसिक्स जो यहां पर लाप्लास के लगने वाले हैं वो मैं यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूं। सिमिलरली जो मेरा लास्ट पॉइंट आता है पैराबोलिक, उसको समझ लेते हैं। फोर्थ जो सिग्नल है दैट इज पैराबोलिक सिग्नल। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इसमें जो भी चीज बनेगी वो पैराबोलिक फॉर्म के अंदर बनने वाली है। यूनिट लगाएंगे तो यूनिट पैराबोलिक सिग्नल हो जाएगा, और इसको डिनोट करते हो आप पीटी से, ठीक है। पीटी की वैल्यू किस तरीके से होती है, पीटी शुड बी इक्वल्स टू a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
व्हेन ओनली जब आपका t इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। सिमिलरली pt की वैल्यू हो जाएगी 0 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ के थ्रू मैं ये समझता हूं ये मेरा टाइम है और ये मेरा इसका रेस्पॉन्स है pt आउटपुट, ठीक है। पैराबोलिक है तो पैराबोलिक है, या फिर इक्वेशन से समझे टी स्क्वायर बाय 2, तो हमेशा जब भी टी स्क्वायर वाली स्क्वायर टर्म्स आती हैं तो मेरे को क्या मिलता है, यहां पर एक पैराबोलिक फॉर्म मिलती है। तो ये जो सिग्नल है दैट इज पैराबोलिक सिग्नल। तो t इज नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये पैराबोला है और t इज इक्वल्स टू 0 पे ये 0 है, तो यहां पर ये पॉइंट 0 रहने वाला है और बाकी ये पैराबोलिक फॉर्म में चला जाएगा। सिमिलरली अगर लाप्लास वेरिएबल की बात करते हैं आपके कि जो मेरा पैराबोलिक सिग्नल था उसका लाप्लास क्या होता है, अगर मैं यहां पर a वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पर भी a वर्ड ही यूज करूंगा, a अपॉन एस क्यूब, a अपॉन एस क्यूब। अगर यहां पर a ना होता, अच्छा यहां पर a था इसलिए, और लाप्लास वेरिएबल ऑफ pt अगर मैं निकालूंगा, लाप्लास वेरिएबल ऑफ pt अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस क्यूब। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये a मैंने पहले ही लगा दिया, वैसे ये a यहां इस वाले फॉर्मूला के लिए यूज हो रहा है। अगर ये a नहीं होता तो आपका pt का आंसर होता टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, उससे भी आपको पैराबोला मिलता है। a तो एक कांस्टेंट है ना, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप एक्चुअल आंसर निकालेंगे pt का, ठीक है, pt क्या है टी स्क्वायर बाय 2, तो उसका आपका जो लाप्लास वेरिएबल आएगा वो आएगा 1 अपॉन एस क्यूब। सिमिलरली अगर आप a pt निकालेंगे, ये pt है ना, a pt निकालेंगे, a इंटू pt, तो उसका जो लाप्लास आएगा वो आ जाएगा a अपॉन एस क्यूब। अब चलते हैं एक छोटी सी चीज के ऊपर जो आपको समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने 4 तरीके के सिग्नल्स पढ़े थे, ठीक है, 4 तरीके के मैंने सिग्नल पढ़े। पहला मैंने पढ़ा इंपल्स, ठीक है, ये मेरा सडन स्टॉक के कारण आता है। सेकंड मैंने पढ़ा यूनिट स्टेप, ये सेकंड मैंने लिख लिया स्टेप। थर्ड मैंने पढ़ा रैंप सिग्नल, ठीक है, एंड लास्ट वन मैंने पढ़ा है पैराबोलिक सिग्नल। अब बात आती है कि कोई एक सिग्नल आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, पूरे सिस्टम में से कोई एक सिग्नल प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या आप दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं? ये तो रिलेशन मैंने बताया ही नहीं, तो अब इस पे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इनको यहां पर फटाफट उसके नीचे सिंबल्स भी लिख लेता हूं। ये होता है आपका डेल्टा टी, ये होता है आपका यूटी, और ये होता है आपका आर टी रैंप, और ये होता है आपका पीटी पैराबोलिक सिग्नल। अब आपको दो चीजें तो पता ही होंगी, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी है, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम एक दूसरे को ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आप इंपल्स सिग्नल से स्टेप पे जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप स्टेप से रैंप पे जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। रैंप से पैराबोलिक, वापस इंटीग्रेशन। अगर आप पैराबोलिक सिग्नल से रैंप के ऊपर आना चाहते हैं, एरो भी बनाने चाहिए थे मुझे, एरो भी बनाता हूं, ठीक है। आप यहां से इस तरफ आए हैं पहले, फिर यहां से इस तरफ आए हैं, ठीक है, फिर यहां से इस तरफ आए हैं। इस सिमिलरली जब आप बात करेंगे कि मैं पैराबोलिक से रैंप के ऊपर आया तो मैं क्या करूंगा, यहां पर डिफरेंशिएशन। अगर आप रैंप से स्टेप के ऊपर आएंगे तो वापस से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। स्टेप से इंपल्स के ऊपर आना चाहेंगे तो करेंगे डिफरेंशिएशन। अब मैंने आपको सपोज इंपल्स दे दिया, आपसे पैराबोलिक पूछ लिया, तो आप पहले उसका एक बार इंटीग्रेशन करो, स्टेप पे आओगे, एक बार और इंटीग्रेशन करो, रैंप पे आओगे, एक बार और इंटीग्रेशन करो, पैराबोलिक पे आओगे। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जब आप इंपल्स से स्टेप पे जाना चाहते हैं तो स्टेप का क्या होता है, यूटी, ठीक है, क्या होता है, यूटी। तो यूटी शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है ना, किसका, इंपल्स का, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 टू जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वैल्यू यहां पर दी हुई है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि आपको वापस आना है भाई, स्टेप से इंपल्स की तरफ आना है, तो मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन करना है, तो स्टेप से आपको इंपल्स लाना है, तो आपको यहां पर डेल्टा टी चाहिए। तो डेल्टा टी क्या होगा, डी डिवाइड बाय डी टी, डी डिवाइड बाय डी टी। समय के साथ सब कुछ चीज हो रही है, तो टाइम रेस्पॉन्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डी टी ही आएगा, और किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे आप, यूटी का, ठीक है, यूटी का। सिमिलरली आगे चलते हैं, अगर मैं बात करता हूं मुझे स्टेप से रैंप पे जाना है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आर टी, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रैंप मतलब यूटी व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। सिमिलरली रैंप से पैराबोलिक जाना है तो मतलब आपका आंसर निकलेगा पीटी, और आपको इंटीग्रेशन करना है टी इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, किसका, रैंप का, मतलब आर टी का। उल्टे आ जाइए, उल्टे आ जाइए। अगर पैराबोलिक से रैंप पे आना है तो डिफरेंशिएशन करना है, तो रैंप आर टी शुड बी इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय डी टी ऑफ पैराबोलिक सिग्नल पी टी, ठीक है, इस तरीके से।
अगर आप रैंप से स्टेप पे आना चाहते हैं तो स्टेप का मतलब होता है यूटी, ठीक है। यूटी से आप किससे, रैंप से आ रहे हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, डी डिवाइडेड बाय dt ऑफ रैंप सिग्नल RT। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या जो भी सिस्टम होंगे उनको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम इसी फॉर्मेट में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज वाली क्लास को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने सिर्फ आपको इतना सा बताया है, टाइम रेस्पॉन्स क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड मैंने उसको कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये आपका ट्रांजिएंट है, ये आपका स्टडी स्टेट कहलाता है, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो आपका जो सडन, मतलब एक ऐसा रेस्पॉन्स जो टाइम के साथ वेरी करता है। ऐसे ही स्टडी स्टेट क्या होता है, कुछ समय के बाद वो जाकर के एकदम कांस्टेंट फॉर्म में आ जाता है, तो उसको आप स्टडी स्टेट बोल देते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक तरीका बताया कि कोई भी सिग्नल आपको दिया हुआ है 15 + 10 e⁻⁵, इसमें आप ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट को अलग अलग करना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं। ये 4 बेसिक सिग्नल थे, स्टैंडर्ड सिग्नल थे, इंपल्स, स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। ये मैंने आपको बताया कि किन किन चीजों पे ये डिपेंड करते हैं। यहां पर आ जाइए वापस कि ये इसका आपको समझना है कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, और लाप्लास वेरिएबल ऑफ डेल्टा टी जो इंपल्स का होता है उसके आंसर क्या होता है 1। सिमिलरली लाप्लास अगर बात करता हूं यूनिट की तो क्या हो जाएगा 1/s। ए आएगा तो ए आएगा, ठीक है, यहां पर ए है तो यहां पर भी ए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1/s ध्यान रखना है। अगले वाले का क्या है 1/s², और सिमिलरली थर्ड वाले का है 1/s³। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि एक से ऊपर एक वैल्यू या एक सिग्नल में आपको दे दूं तो किस तरीके से आप इन सिग्नल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सीक्वेंस में लिखिए, सबसे पहले इंपल्स है, देन स्टेप, देन रैंप एंड देन पैराबोलिक। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, सीक्वेंस में लिखते हैं, आगे बढ़ना है इंटीग्रेशन करते जाओ, पीछे आना है डिफरेंशिएशन करते जाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे कि टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है। कल वाली क्लास में देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स क्या है, फिर उसके आगे फिर इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।